हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र के मोस्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर बताने वाले हैं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि प्रजातंत्र में नागरिक समाज की क्या भूमिका है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि लोकतंत्र में नागरिक समाज शब्द राजनीतिक, प्रशासनिक और बौद्धिक क्षेत्रों में काफ़ी प्रचलित हो गया है। परंपरागत रूप से राज और नागरिक समाज दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के लिए किया जाता है और उनको समानार्थी माना जाता है। प्रजातंत्र में नागरिक समाज सरकार द्वारा समर्थित संरचनाओं और स्वैच्छिक नागरिक और सामाजिक संगठनों और संस्थानों की समग्रता से बना है। कानून राज्य एवं नागरिक समाज की समानता को अपनी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानता है। नागरिक समाज संगठन कल्याण एवं विकास प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में नागरिक समाज अनेक भूमिकाओं को निभाते हैं। कुछ भूमिकाएं निम्नलिखित हैं। कहते हैं कि लोकतंत्र में नागरिक जो है ना, इस नागरिक समाज अनेक भूमिकाओं को निभाते हैं, जिनमें से कुछ पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। तो प्रथम पॉइंट है कि वे गरीबों को सामाजिक आर्थिक विकास के लिए संगठित और गतिशील करते हैं। दूसरा, सूचना का प्रसार करते हैं और लोगों की बेहतरी के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, वे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में लोगों की भागीदारी का रास्ता खोलते हैं। चौथा पॉइंट है कि नागरिक समाज प्रशासन तंत्र के लोगों की भागीदारी का रास्ता खोलते हैं। पांचवा लिखेंगे, नागरिक समाज सरकार को लोगों की आवश्यकता एवं आकांक्षा के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाते हैं। और छठा पॉइंट लिखेंगे कि नागरिक समाज स्थानीय समाज के स्थानीय विकास के लिए स्थानीय संसाधनों के उपयोग का रास्ता साफ करते हैं। इस प्रकार समुदायों को आत्मनिर्भर बनाते हैं। ये सारे पॉइंट आपको जो है ना, ये प्रजातंत्र में नागरिक समाज की क्या भूमिकाएं हैं, तो ये सारे पॉइंट इसमें आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप लोग जो है ना कमेंट नहीं करते हैं। देखिए अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है कि मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आप लाइक करते हैं तो वो हमको और मोटिवेट करते हैं और ऐसे ऐसे वीडियो आपके लिए हम बना पाएँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेंगे और लाइक भी कर देंगे और थोड़ा सा कमेंट भी कर देंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की राजनीतिक में जाति की भूमिका का वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे, बिहार की राजनीतिक में जाति हमेशा से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। बिहार की राजनीतिक का एक वास्तविक पहलू यह है कि सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार जाति है। सभी जातियों के समुदाय के लोगों का अलग अलग हित होते हैं। सभी समुदाय के लोग अपना अपना हित साधने का प्रयास करते हैं और सभी जातीय समुदाय के लोग राजनीतिक को प्रभावित करते हैं। कहते हैं कि सभी जातीय समुदाय के जो लोग होते हैं ना, ये भी राजनीतिक को प्रभावित करते हैं। बिहार की राजनीतिक में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका है जो इस प्रकार है। प्रथम लिखेंगे, चुनाव में जातिगत आधार पर उम्मीदवारों का चयन होता है। राजनीतिक दल का गठन चाहे किसी विचारधारा पर हुआ हो, पर चुनाव के समय उम्मीदवारों का चयन जातिगत आधार पर होता है। क्षेत्र में चुनाव लड़ता है, उस चुनाव क्षेत्र में जातिगत भावनाओं को प्रायः उकसाया जाता है ताकि चुनाव के समय जातीय आधार पर गोलबंदी किया जाता है। उम्मीदवार जिस चुनाव सभी मतदाता जातीय आधार पर गोलबंद होकर मतदान करे। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लिखेंगे, अन्य राष्ट्रों की तरह बिहार में भी मंत्रिमंडल से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक जातियों के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है।
चौथा पॉइंट लिखेंगे, जातिगत हितों के संरक्षण एवं पोषण के लिए जातीय आधार पर दबाव समूह का गठन किया जाता है। जैसे कायस्थ जाति का कायस्थ सभा, कुर्मी जाति के लिए भूमि सेना, यादव जाति के लिए लौरिक सेना आदि ऐसे ही दबाव समूह है जो संबंधित जाति के लिए काम आते हैं। बिहार के राजनीतिक में जाति की भूमिका का अन्य कारण भी है जो असरदार होते हैं, जैसे उम्मीदवार का लोगों से जुड़ाव। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, व्यक्तिगत संबंधित दलों की छवि, स्थानीय समस्याएं आदि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए। इसका आंसर लिखेंगे कि विशेष राज्य का दर्जा अभी तक पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों, सीमावर्ती, आदिवासी बहुल और गरीब राज्यों को ही मिलने का प्रावधान है। अभी तक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कुल 12 राज्यों की विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। कुल राज्य ऐसे हैं जो समय समय पर विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए मांग करता रहता है। ऐसे राज्यों में बिहार, आंध्र प्रदेश आदि का नाम लिया जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मांगे जोर से उठती रही है तथा इसे एक मिशन के रूप में लेकर प्रत्येक स्तर पर बहस प्रस्तुत की है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए प्रावधान मिलता है। जिस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है उस राज्य को राजकीय सहायता का 90% अनुदान का मात्र 10% ही ऋण के रूप में लौटाना पड़ता है। विशेष राज्य का दर्जा उसी राज्य को प्रदान किया जाता है जो राज्य गाडगिल फार्मूला द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता है। गाडगिल फार्मूला का ये शर्त है, जनसंख्या का घनत्व कम होना, उस राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या ज़्यादा हो और उनकी प्रधानता हो, वह राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा हो एवं उसका सामाजिक महत्व हो, उस राज्य की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति दंडनीय हो तथा वह राज्य पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्र का हो। जहाँ तक बिहार राज्य का इस संदर्भ में विश्लेषण किया जाए तो यह राज्य गाडगिल फार्मूला के कई शर्तों को पूरा करता है। जैसे बिहार की लगी सीमा नेपाल से जुड़ा हुआ है और नेपाल एक बफर स्टेट होने के कारण उसका अलग ही सामाजिक महत्व है, अतः बिहार का सामरिक महत्व व्यापक है। बिहार की आधारभूत बेहद कमज़ोर हैं, इसके लिए केंद्र सरकार की अहम भूमिका है। झारखंड से अलग होने के कारण इसका हालत बेहद खस्ता है, इसलिए यह अत्यंत बेहद गरीब राज्य है। इसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, आवास एवं रोजगार के क्षेत्र में अभी बहुत काम करना है। इस तरह उपयुक्त बातों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए, इसको आपको याद कैसे करना है। सबसे पहले आपको जो है इसको कहानी के तौर से सुनना है ध्यान से, और इनमें से जो जो आपको पॉइंट अच्छा आपके माइंड में आ रहा है उसको आप क्या करेंगे, जिस टाइप से हम वाक्य बनाते हैं ना, इसमें से आप क्या करें, आप जो है ना कोई शब्द को चुने और अपने मन से वाक्य बनाए। जैसे सामाजिक महत्व से आप एक वाक्य बनाए, इस टाइप से। लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, आप जो है ना पहले शब्दों को समझे, इसका पहले क्वेश्चन को जाने। क्वेश्चन को अगर आप जान लेते हैं, देखिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, तो इसका क्यों मिलना चाहिए अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो इसका आंसर आप अच्छे से लिख पाएंगे। इसी वजह से आप इसको कहानी के तौर से सुनेंगे और अपने माइंड से इस क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करेंगे। इसमें जो आपको पॉइंट अच्छा लगता है, जो आपको जल्दी याद होने वाला है, वही पॉइंट को आप याद करके और उसी में अच्छे से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के संपूर्ण क्रांति का मूल्यांकन करें। बिहार के संपूर्ण क्रांति का मूल्यांकन करें, इसका आंसर लिखेंगे 1974 से 1980 ईस्वी
का भारतीय इतिहास लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाएगा। भारत में 1970 के दशक का प्रारंभ एक दलीय वर्चस्व की पराकाष्ठा के रूप में हुआ। इंदिरा इज इंडिया का नारा दिया जाने लगा। स्वाभाविक था कि सत्ता का दुरुपयोग होने लगा। 18 मार्च 1974 को बिहार में इसी सत्ता दुरुपयोग के विरोध में छात्र आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन को नेतृत्व देने के लिए जयप्रकाश नारायण आगे आए। 5 जून 1974 को गांधी मैदान पटना की महती सभा में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। आपसे क्वेश्चन करेगा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब हुआ, तो 5 जून 1974 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, उनकी मान्यता थी कि लोकतंत्र पटरी से उतर चुकी है। जिन मूल्यों एवं आदर्शों के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई वे भुलाए जा रहे हैं। शक्तियों का दुरुपयोग आम बात हो गई है। सत्ता का केंद्रीयकरण हो रहा है। प्रधानमंत्री की भूमिका तानाशाह की हो गई है। संसद भी गूंगी हो गई है क्योंकि विपक्ष कमजोर है। इसी पृष्ठभूमि में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का अर्थ बतलाया। व्यवस्था में अमूल परिवर्तन, यानी कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक आदि सभी क्षेत्रों में परिवर्तन। उन्होंने इसे आज़ादी की दूसरी लड़ाई की संज्ञा दी। आंदोलन चलता रहा। इसका दायरा बिहार से बाहर निकलकर संपूर्ण भारत तक फैल गया। संपूर्ण क्रांति की दूरगामी प्रभावों को देखा जा सकता है। भारत में पहली बार द्विदलीय स्थिति की संभावना उभरी। सभी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया, संविधान की भावना का आदर, न्यायपालिका की स्वायत्तता आदि के मामले में पटरी से हटी व्यवस्था को पुनः बहाल किया गया। ऐसा लगने लगा कि कुछ दिनों में सचमुच संपूर्ण क्रांति का सपना साकार हो जाएगा, किंतु राजनीतिक कारणों से ऐसा हो नहीं पाया। 2.5 वर्षों के बाद ही जनता पार्टी में फूट हो गई, जिसका लाभ कांग्रेस को मिला और वह पुनः सत्ता में 1980 ईस्वी में वापस आ गए। जयप्रकाश नारायण की काफ़ी बीमारी के कारण सत्ता को सही दिशा निर्देश नहीं दे सकते थे। जयप्रकाश नारायण के अनुयायी भी सत्ता के लोभ में मूल्यों एवं आदर्शों को भूलने लगे। इस प्रकार संपूर्ण क्रांति अपने लक्ष्य को तो प्राप्त नहीं कर सका, किंतु यह दिखला दिया कि जनतंत्र सतत जागरूकता की स्थिति में ही काम कर सकता है। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व ने एक बहुत बड़ी उम्मीद बना दिया। जब कभी लोक मुद्दे को लेकर राजनीतिक नेतृत्व आगे बढ़ेगा, लोग उनके साथ होंगे। हाल में अन्ना हजारे के जन लोकपाल के मुद्दे पर उपजे जन समर्थन को इसी रूप में देखा जा सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इसमें 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताए हैं जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप इसको कंप्लीट तैयार करें। हम इससे आगे का जितने भी प्रश्न है इसके आगे की वीडियो में हम बनाएंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।